के शो में एमक्यूएम ने कारकर्दगी नहीं दिखाई, सेनेट के टिकट पर लड़ाई। एमक्यूएम में फूट पड़ गई पार्टी भादराबाद, पीआईबी ग्रुप में तकसीम, तनाज़ात में शिद्दत, अंदरूनी इख्तिलाफात मंजरे आम पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची की सियासत पे बात हो जाए तो बड़ी हलचल कल से है, धड़ाबंदियां हैं, ग्रुप्स हैं। एमक्यूएम जो ऑलरेडी इतने स्प्लिट्स हो चुके थे, दो नए स्प्लिट्स हमने और देखे हैं। कल हमने देखा है जी आमिर खान साहब भादराबाद में, फारूक सत्तार साहब पीआईबी में। आखिरकार हकीकत क्या है, पस पर्दा हक़ाइक़ क्या है, उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मामलात जो सामने नजर आ रहे हैं वो तो सबको नजर आ रहे हैं कि आपस में कोई झगड़ा हुआ, खबरें ऐसी कि शायद इस वक्त बात तशद्दुद तक गई, उसकी तरदीद हुई बाद में। लेकिन वो तमाम चीजें जो हम आंखों से देख रहे हैं, अपनी सामने सुन रहे हैं, वो हकीकत है उसके या कोई और हकीकत है। कामरान टेसोरी आखिरकार कौन है? कामरान टेसोरी को लेकर क्या ये तनाज़ा है या इसके पीछे कुछ और जड़ है? कोई इसके पीछे एक पस मंजर है, एक तारीख है जो हमारी आंखों से पोशीदा है इस वक्त। इसको भी बेनकाब करेंगे। सियासी तौर पर इस लड़ाई का फायदा या इस लड़ाई का नुकसान किसको होने जा रहा है, और एमक्यूएम का अपना मुस्तकबिल क्या है, और वो जो वोट बैंक है कराची का, जिस वोट बैंक को आप कहते हैं जी उर्दू वोट बैंक, उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक, वो इस वक्त जो है कौन से ग्रुप के पास जाएगा, क्या होने जा रहा है इलेक्शंस में, ये भी सवाल होगा। मैं इंट्रोड्यूस चलूँ, मेरे साथ खुर्रम जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त हैं, सूबाई असेंबली हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियोज में, हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मोहसिन बेग साहब जनाब सीनियर तज़निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं। और इरम अजीम फारूकी साहबा हमें हॉस्टन से ज्वाइन कर रही हैं यूएसए, और आप इस वक्त सीनियर रुकन खुद एमक्यूएम की रही हैं, मामलात को बड़ी गहरी नजर से देखती भी रही हैं। इरम, आपसे पहले पूछना चाहूंगा, आप आमिर खान साहब को किस तरह देखती हैं, क्या समझती हैं? आपकी कुछ ट्वीट्स मैंने पढ़ी आमिर खान साहब को लेकर या उनके पस मंजर को लेकर, आपको क्या यह शुबह है कि आमिर खान इज क्रिएटिंग अ हकीकी टू? ऐसा क्यों है, ऐसा शुबह क्यों है आपको? थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया कि मैं बात करूं। देखिए, आमिर खान की जो हिस्ट्री है, जो एमक्यूएम के सारे लोगों को याद है या नहीं याद है, लेकिन मुझे तो याद है कि ये वो शख्स है जिसको मैंने जब नहीं देखा था तो लोग उसको कहते थे कि ये एमक्यूएम का सबसे बड़ा गद्दार है। उसके बाद जब ये पार्टी में आए, बहुत माफी नामा लेके, और इन्होंने एक माफी नामा पढ़ा तो इनको एक्सेप्ट किया गया, बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद जी हमने 9-0 पे रेड देखी, तब भी ये नजर आए वहीं पे चहलकदमी करते हुए। उसके बाद हमने देखा कि जब वो वहां पर मुतनाज़िर तकरीर हुई थी, उससे थोड़ी कुछ मिनट पहले इनकी भी फुटेज आई, जिस फुटेज में इन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि हम भी नहीं कहेंगे जिंदाबाद पाकिस्तान से। तो उसके बाद अल्ताफ हुसैन ने मुर्दाबाद का नारा भी लगाया, और उसके बाद फिर ये एमक्यूएम पाकिस्तान के फ्रंटमैन के तौर पे आगे आने लगे जी। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि देखें, मेरे सिचुएशन में भी इन्होंने मैं भी एक विक्टिम हूँ इन्हीं की, लेकिन यहाँ पे मैं उस विक्टिम की आज बात नहीं करना चाहूँगी। मैं ये बात करना चाहूँगी कि ये पूरे प्लानिंग का तहत ये वापस आए हैं, पूरी प्लानिंग के साथ। इन्होंने जो इनके दिल में ग्रजेस थी जब इन्होंने एमक्यूएम हकीकी बनाई थी, वो एमक्यूएम इनको दोबारा चाहिए थी। ये दोबारा फ्रंट पे आना चाहते हैं, ये बड़े टॉप लीडरशिप में आना चाहते हैं। और आपने जब देखा होगा कि एमक्यूएम की ये कोई पहली लड़ाई नहीं है जी। ये बहुत सारी लड़ाइयां पहले भी हो चुकी हैं और लोगों ने इसको डिस्क्लोज भी किया है, एक्सपोज भी किया है, लेकिन ये हमेशा नो करते रहे हैं एमक्यूएम वाले कि नहीं, हमारे अंदर कोई ऐसे इख्तिलाफात नहीं है। अच्छा, ये अपना एक ग्रुप बनाना चाहते हैं इरम, तो आपके नजदीक क्या इनको किसी की सपोर्ट है पीछे? यानी मेरा मतलब सपोर्ट से एस्टैब्लिशमेंट ही एक वो नाम आता है कि क्या सपोर्ट है? पीएसपी पे इल्जाम लगता है, तो क्योंकि इनका एक इंटरव्यू है जिसमें ये 92 के ऑपरेशन के बारे में कह चुके हैं कि मैं जो है इस वक्त वो ऑपरेशन में क्या इनका किरदार था उसके बारे में बड़ा वाज़ेह बयान कर चुके हैं काफी साल बाद। तो डू यू थिंक, आप कह रही ना कि रेंजर्स की रेड इन्होंने पड़वाई 9-0 पर, तो क्या ये रेंजर्स या किसी के ईमा पर काम कर रहे हैं? ये कौन, मतलब आप ये क्या कहना चाह रही हैं इरम? ये तो देखें, ये तो अगर एमक्यूएम के वर्कर्स इतने अक्लमंद हैं
तो इनको ये खुद समझ जाना चाहिए कि ये सारा सीन जो हुआ, क्या हुआ, किस तरह। देखिए, पकड़ना वो जो भी लोग थे जिनको भी पकड़ा गया, अगर वो वाकई ये किलर थे या कुछ, वो तो एक अलग बात है। और वो मेरे ख्याल से काफी उनमें से तो रिहा भी हो गए हैं ये कह के कि वो बेगुनाह थे, और कुछ लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं, उनके ऊपर केसेस हैं। लेकिन ये सारा अचानक चीजें होती गई और स्प्लिट आती गई। मुस्तफा कमाल और अनीस सैम खानी का जाना भी आमिर खान की वजह से था, और वो यही था कि उनको राब्ता कमेटी में क्यों बिठा दिया गया है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने उनको माफी दे दी थी, तो उन्होंने उनको दोबारा से एक इज्जत दी थी और दोबारा से वापस बुला लिया था। तो मैंने तो देखे एज अ न्यूट्रल पर्सन, नॉट कि मैं उनको इतना जानती थी, लेकिन मुझे जो हिस्ट्री उनकी पता थी और जो मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं वो आज आपके सामने बयान कर। अच्छा, तो इरम, आप ये बात जो हुई है ना कि आमिर खान साहब ने कोई इस पर तशद्दुद किया है फारूक सत्तार पर, या हाथ उठाया है, या इस पर कोई ऐसा झगड़ा हुआ है जिसके अंदर, तो ये सुनकर, क्योंकि हम तो ये तो डिनाइल भी आ गया उसके बाद से, लेकिन डू यू थिंक आमिर खान साहब की पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि वो क्या फारूक सत्तार साहब को मार भी सकते थे, या उन्होंने जो खबरें इस तरह की चली थी चैनल्स पे, आपको सुनकर लगा था कि, मैं ये नहीं पूछा कि आपको इत्तला है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता था कि आमिर खान हाथ भी उठा सकते हैं फारूक सत्तार पे? आई थिंक ये वो जब नाराज होकर जा रहे होंगे तो ये गए होंगे उनको थोड़ा वो करने के लिए, पैसिफाई व्हाटएवर वो, तो वो लगा, या लोगों को ये फील हुआ होगा कि वो धक्का दिया है उन्होंने, कुछ इस तरह की चीज हुई है। लेकिन आई डोंट थिंक सो, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हाथापाई की तरफ आएंगे, और लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है। देखिए, ये जब भी कोई डिसीजन होता था ना एमक्यूएम में, तो अगर फारूक सत्तार को इन्होंने मान ही लिया था अपना सरबरा, तो अगर उनका डिसीजन होता था तो ये उसको हमेशा चैलेंज करते थे, और इन्होंने ग्रुपिंग, इंटरनली ग्रुपिंग बना ली थी एमक्यूएम में, जो कि बहुत नजर आता था, बहुत ऑब्वियस थी, और उन्होंने अपने ऐसे लोगों को बिठा दिया था जो एक जमाने में हकीकी के लोग होते थे और काफी उनकी बैड रेपुटेशन थी। अच्छा। उनको ये वापस लेकर आए थे और उनको इन्होंने टॉप पोजीशंस में, टाउन के एरियाज में रख दिया था, और वो बड़ी तरीके से पैसे कमा रहे थे, जो कि वर्कर्स भी बताएंगे आप लोगों को। और मेरे ख्याल से ये जब उनसे पूछा जाता था तो वो डिनाई भी करते थे, और वो बिल्कुल ऐसे बन जाते थे जैसे, बिकॉज ये ऐसा बंदा है आमिर खान, ये फ्रंट पे आके कभी भी ये अपना गेम नहीं करते। अच्छा। ये किसी से करवाया जाता है, जब मेरे साथ भी हुआ तो इन्होंने किसी से करवाया ताकि मैं वो रिएक्ट करूं। अच्छा, एक चीज इरम, और मैं आपसे, क्योंकि ये अल्ताफ हुसैन के नजदीक आमिर खान साहब ज्यादा है या फारूक सत्तार साहब ज्यादा है? अगर ये पूछा जाए, 22 अगस्त के बाद सब हो तो गए अलग, लेकिन अभी भी शुबा, बहुत से लोग कहते हैं अली रजा आब्दी फारूक सत्तार ग्रुप में है, उनके बारे में पहले भी उनकी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, तो वो किसके ज्यादा नजदीक हैं? आमिर खान अल्ताफ हुसैन की तरफ देख सकते हैं, ये ग्रुप देख सकता है, या फारूक सत्तार वाला ग्रुप देख सकता है? कौन सा ग्रुप ज्यादा क्लोज है अल्ताफ हुसैन के, लंदन के? नहीं, ये मैं नहीं कह सकती कि इनमें से कौन क्लोज है, बिकॉज अगर ये इनसे अलग होगा, देखिए एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक तो है फारूक सत्तार को और उनके ग्रुप, या जो अब बना है ग्रुप, उसमें भी जो आमिर खान के साथ आज बैठे हुए हैं, उनका जो इशू सिर्फ ये नहीं है, फारूक सत्तार इशू नहीं है, उनका इशू है कामरान डिस्टोरी। वो कहते हैं कि एक नए पर्सन को इतनी बड़ी पोजीशन नहीं, उनको याद दिलाई है कि क्या नबील कबूल को एमएनए की सीट दी है, वो नया पर्सन नहीं था? क्या फरूक नसीम नया पर्सन नहीं था? क्या बैरिस्टर सैफ नया पर्सन नहीं था? या मियां अतीक नया पर्सन नहीं था? सारे लोग नए लोग थे। तो उस वक्त किसी ने छूछां तो नहीं की थी ना, क्योंकि वो अल्ताफ हुसैन की पार्टी थी और अल्ताफ हुसैन ने ये नॉमिनेशन दी थी। आज ये छूछां क्यों कर रहे हैं? अगर टेसोरी ने, कामरान टेसोरी ने इनके लिए बहुत काम किए, ये ऑफिस खुलवाया, बहादुराबाद का ऑफिस खुलवाने में कामरान टेसोरी का बहुत बड़ा हाथ है। फाइनेंशियली आप कह रही हैं? ना होता, ये फाइनेंशियली हाथ है, यानी कामरान टेसोरी के पैसे भी इस्तेमाल हुए होंगे उस बहादुराबाद का ऑफिस खरीदने में, या क्या फाइनेंशियली? सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती बात, और भी अपने कॉन्टैक्ट होते हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए, जो आमिर खान ने नहीं इस्तेमाल किए। अच्छा। जो अमीनुल हक ने इस्तेमाल नहीं किए, वो उसने इस्तेमाल किए, और वो अपनी बीमारी के बावजूद
वो फिरता रहा ठीक है। इधर उधर इन लोगों सही है इरम, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, आपने ज्वाइन किया क्योंकि वहां अभी शायद सुबह के 8 या 7 बजे से ज्वाइन कर रही थी और खुर्रमशेर जमान साहब और मोहसिन बेग साहब से बात गुफ्तगू डिटेल में इस ब्रेक के बाद होगी। आपने सुना है इंकशाफात, वो कहती हैं आमिर खान साहब के बारे में कुछ हैरानकुन बातें इन्होंने बताई, इरम फारूकी ने कुछ डिटेल के अंदर कामरान टिसोरी ने भादराबाद का ऑफिस दिलवाया, ये तमाम बातें बताई हैं। इस ब्रेक के बाद इन पर एनालिसिस हमारे साथ रहेगी। जैसे लोग वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन मामलात हैं क्योंकि ये अभी इरम फारूकी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है जो साथ हैं उस्टन से। उन्होंने कहा है कि आमिर खान साहब चाहते थे पार्टी पे गिरफ्त करना या माफिया या उनका एक किरदार रहा है इस पर, वो चाहते हैं कि एमक्यूएम के अंदर उनका जो ग्रुप है वो सरगर्म हो। ये उनके इल्जामात है जो इरम फारूकी साहब के आपने सुने। उन्होंने ये तक कह दिया कि आमिर खान ही वो थे जिन्होंने 9-0 पर रेड करवाई थी और वही आमिर खान थे जिन्होंने 92 के ऑपरेशन में को किरदार अदा किया था। अभी उन्होंने ये भी कहा है जी कि अब वो चाहते हैं कि वो इस पार्टी पर काबिज हो जाएं या इसको इस पर जो है अपने गिरफ्त में ले सकें। खुर्रमशेर जमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तर्जुमेगार। खुर्रम साहब, आपके नजदीक क्योंकि ये मामला कामरान टिसोरी और ये अभी इरम ने सही कहा कि नबील गबोल और बड़े नए नए नाम आए थे, मियां अतीक भी आए थे, ये कामरान टिसोरी पे आके सुई रुक गई है फारूक सत्तार साहब की। ये कह रही है कि आमिर खान इस वक्त एक पूरा पॉलिटिकल प्लान कर रहे हैं, गेम सेट कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इस वक्त खुर्रम, आपके नजदीक क्या हो रहा है? देखिए, नज़र तो ये आ रहा है कि एमक्यूएम जो है वो अभी टुकड़ों में बंटने वाली है। पहले ये एमक्यूएम पाकिस्तान हुई, फिर एमक्यूएम लंदन हुई। अब मुझे लगता है कि अब ये जो तीसरा हिस्सा इनका होगा वो एमक्यूएम पीआईबी और चौथा हिस्सा होगा एमक्यूएम हैदराबाद। देखिए, जो कुछ इस जमात भादराबाद जो कुछ इस जमात ने कराची के शहरियों के साथ, कराची शहर के साथ, ख़ास तौर पे उर्दू बोलने वालों के साथ या महाजर के नाम पे सियासत करके जो कुछ इन्होंने शहर के साथ किया है ना, तो इनके साथ ऐसा ही होना है। इनका जो एंड है ना वो यही है। आप देख लीजिएगा, कहीं लिख लें, ये ए से लेके जेड तक बनेगी एमक्यूएम, ABCD GF IJ KL सब बनेंगी ये। क्योंकि देखें, इन्होंने बड़ा जुल्म किया है शहर के साथ। अब ये मौजूदा जितना तमाशा चल रहा है, जो ड्रामा चलता रहा है ये रात भर या सारा दिन चल रहा है, ये सारी पैसों की जंग है, ये पैसों का खेल है सारा, ये सब इक़्तिदार की जंग है। और आपस में लड़ेंगे ये कि किसको इक़्तिदार मिल जाए, किसको ताकत मिल जाए, कौन इनका लीडर बन जाए। आमिर खान जो है फारूक सत्तार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, फारूक सत्तार आमिर खान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमने जो देखना है वो ये देखना है कि कराची के मुफाद में क्या है, कराची की बेहतरी कैसे है। जैसे कि देखें कि अभी एक जमात जो है वो शरपसंद अनासिर की जो है वो सरपरस्ती करने बैठ गई है। और मेरी नज़र के अंदर तो ये कराची ऑपरेशन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे रेंजर्स से, अफवाज पाकिस्तान से, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, हमारी सिंध पुलिस से, हमारी इस रियासत से, कि ये क्या एक नया ड्रामा लगा है कि जब कोई कहीं से अगर असला पकड़ा जाता है तो पता चलता है एमक्यूएम लंदन का असला पकड़ा गया, कोई दहशतगर्द पकड़ा जाता है या कोई जुर्म करने वाला शख्स पकड़ा जाता है तो कहते हैं कि एमक्यूएम लंदन का पकड़ा गया। ये सारा ड्रामा जो ना खत्म होना चाहिए। कराची वालों को ये मालूम चलना चाहिए कि कौन लोग थे, किन्होंने कराची शहर के अंदर बर्बादी की थी। अभी आपकी नजर में फिर ये दोनों एक ही सफ में खड़े, एक ही हम वजन है इस वक्त ये दोनों, अगर फारूक सत्तार आमिर खान, या इनमें कोई एक अच्छा है या बुरा, या कोई आपके नजदीक गुड बैड है, या बोथ आर बैड? नहीं, देखिए सर, मैं तो इन सबको जो ना एक ही थाली का समझता हूँ, चाहे वो PSP हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो एमक्यूएम लंदन हो, चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो, ये चारों एक है। और आप सेफान मेरी बात को याद रखिएगा कि इलेक्शन से पहले ये सब एक हो जाएंगे। इन दोनों ने एक हो जाना, इन चारों ने, PIB, ये भादराबाद और ये लंदन और पाकिस्तान, ये सब एक हो जाएंगे अपनी ज़ाती मुफाद के लिए, जब ये समझेंगे कि हाँ हमने एक होना है। लेकिन मज़े की बात सबसे ज़्यादा सेफान, जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि कराची के जो शहरी हैं वो समझ गए हैं, कराची के शहरी जो हैं वो जान गए हैं। वो देखे ना कि इनका मेयर भी आया, बोल लेते थे कि भाई मेयर अपना होना चाहिए, अपना मेयर आ गया, वो तो 24 घंटे रोना उसने लगाया कि इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं है, और बाकी तो सब काम चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब कराची के शहरियों की बात आती है, कराची के हकूक़ की बात आती है, कराची के मसाइल की बात आती है, कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है तो रिज़ाइन करें। वो दूसरे साहब जो उधर बैठे हैं दूसरी जमात में, वो जो है वो अपना चूरन सारा दिन TV में बेचते रहते हैं। तो लिहाजा अब
सबसे अच्छी बात और मजे की बात सिफान में रिपीट करूंगा, कराची वालों की आंखें खुल गई हैं, खासतौर पे उर्दू बोलने वालों की, महाजरों की, जिनके नाम के ऊपर ये सियासत करते रहे, आज तक उनको हकूक नहीं दिला सके। यहाँ तक कि कराची शहर के अंदर, सूबे सिंध के अंदर उनकी नौकरियों का मसाइल हल नहीं कर सके। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन के इशूज़ हैं, इनकी अपनी जो है सियासत चल रही है। कराची में जो है ना शहरियों के पास पीने का पानी नहीं है, सफाई सुथराई की मिसाल है, ये अपनी सियासत में लगे हुए। ये सारी जंग वही है जो चाइना कटिंग की जंग थी, जो एक दौलत की जंग आप समझे। इनको कराची वालों से कोई गर्ज नहीं है। इस लड़ाई मैं कराची वालों से गुजारिश करता हूं कि खुदारा देखें, ये छोटी छोटी गली कुचों की और शहर की जो जमातें ये कराची को कुछ नहीं दे सकती लेकिन हैं। ये जो इस लड़ाई है, मोहसिन बेग साहब आपकी तरफ, इस लड़ाई के अंदर फायदा किसका होगा? यानी आप अगर हम ये कहें कि एमक्यूएम भादराबाद, एमक्यूएम पीआईबी, आपको नहीं लगता कि अल्ताफ हुसैन या लंदन वो फायदा उठा सकता है इस पूरी जंग का और वो एक अपने आप को दोबारा मुतारिक कर सकता है? या फिर अभी आपने सुना, इरम ने कहा कि हकीकी के चंद लोग थे जो आमिर खान साहब के साथ अभी भी मौजूद हैं और वो हकीकी 2 बनाना चाहते हैं। हम जानते हैं हकीकी का क्या पस मंजर रहा है और देखा है कराची शहर में हकीकी और एमक्यूएम के झगड़ों की वजह से कितने नौजवान गए जानों से। तो ये हकीकी 2 की बात अभी इरम ने कर दी है, कितनी तशवीशनाक बात है ये मोहसिन साहब? पहली बात तो यह है कि अगर आप एमक्यूएम की ओवरऑल हिस्ट्री देखें कि कब कैसे किस तरीके से ये वजूद में आई, एक्चुअली ये एक पॉलिटिकल जमात कभी बनी नहीं थी। ये एक गैंगस्टर ग्रुप था, इसको माफिया स्टाइल से ऑर्गेनाइज किया गया। जिस तरीके से भत्ता पर्ची का कल्चर और एक अस्करी विंग इन्होंने बनाया, जितना असला आप देख रहे हैं ये इन्होंने वैसे ही लेके ज़मीनों के नीचे नहीं रखा हुआ था। ये बहुत बार असला इस्तेमाल भी हुआ, बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को और स्पेशली कराची को, बहुत नुकसान हुआ। 25-30 साल एक मेट्रोपॉलिटन मॉडर्न सिटी था जिसको एक इस जमात, मैं किसी और को ब्लेम ही नहीं करता, इन्होंने उसको तबाही की तरफ ले गए। और जिनके नाम पे सियासत की, ये खुर्रम साहब अभी जो कह रहे थे, उनका तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। जितने पैसे इन्होंने बनाए, जो भत्ता और पर्ची से बनाए, वो तो सारे चंद लोग ये अमीर हो गए और कुछ पैसे लंदन वाले ले गए। अब आपके सवाल पे आता हूं, ये जब आप एक गैंगस्टर ग्रुप का कोई लीडर मर जाए या उसको हटा दिया जाए तो नेचुरली बाकी लोग तगोदो करते हैं कि अब ये सारी कंपनी और ये सारा गिरोह मेरे कब्जे में आ जाए। फारूक सत्तार साहब की बात जहां तक है, वो एक कमजोर आदमी है। मैं नहीं समझता कि वो किसी बिहाइंड द सीन पावर के अलावा इस ग्रुप को कंट्रोल कर सकेंगे। वो लोग जो इसमें अस्करी विंग को कंट्रोल कर रहे थे, वो फारूक सत्तार साहब की बात मानेंगे? मैं इनको जानता हूं, मुझे पता है कि कितने वीक आदमी हैं। जहां तक आपने कहा आमिर खान, यस, वो चाहेंगे कि मैं इसको कंट्रोल करूं। उन्होंने बहुत नुकसान उठाया, एमक्यूएम हकीकी बना के उनके साथ उस वक्त अल्ताफ साहब के ऊपर मुशर्रफ गवर्नमेंट मेहरबान थी। उन्होंने ऑपरेशन करवा के इनकी हकीकी को ख़त्म करवा दिया, इनको जेलों में डाला। तो नेचुरली उनके हाँ दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि मैं भी इसी का एक हिस्सा था और मैंने सफ़र भी बहुत किया, तो मेरे पास भी ये चीज़ आनी चाहिए। और वो समझते हैं कि वो फारूक सत्तार साहब से ज़्यादा पावरफुल हैं और होंगे मेरी नज़र में। अब देखना यह है कि इसके कितने हिस्से होते हैं और कौन इसको काबू करता है। इट्स ऐसी जमात है कि जिसमें बहुत पोटेंशियल आपको नजर आता है दूसरी सेंस में, जहां आप पावर भी बना सकते हैं और माल भी बना सकते हैं और ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं। यानी ही इज मोर पावरफुल अकॉर्डिंग टू यू कि वो मिलिटेंट विंग कंट्रोल करते हैं, क्या बात है? नहीं, मेरे पास ये नॉलेज नहीं है कि मिलिटेंट विंग इस वक्त कौन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन या वो अंडरग्राउंड है या स्लीपिंग सेल मौजूद है। लेकिन इसमें आमिर खान में ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। फारूक सत्तार में लीडराना वो चीजें नहीं है जो एक लीडर में होनी चाहिए। आप देखिए कि इसी पार्टी का हेड अल्ताफ हुसैन साहब थे, उनके वो किसी को भी टिकट दे दे, किसी को भी पकड़ा दे, कोई बोलने वाला नहीं था। अगर आज आपने उनकी जगह के ऊपर किसी लीडर को लाना तो उसमें नेचुरली उतनी क्वालिटीज या उतना स्ट्रांग या उतना कंट्रोल ना हो, कम से कम उसका 50% तो होना चाहिए। सही बात। फारूक सत्तार साहब तो मैच ही नहीं करते उसको।
ठीक है सर, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। खुर्शीद जमान साहब, मोहसिन बेग साहब साथ मौजूद हैं। आपने गुफ्तगू कराची की सियासत में आगे क्या होने जा रहा है और ये जो तमाम इस वक्त हो रहा है, क्योंकि 7:30 में कहा जा रहा है इजलास जो जनरल वर्किंग बॉडी का है, और ये बताते चलूं कि PSP, MQM, आमिर खान, MQM, फारूक सत्तार, तीनों की तरफ से कोई अब तक 7 बजे के शोज में तो मीडिया पे मुझे हमने जो रब्ता किया उन्होंने कहा जी हम गैस नहीं देंगे, अमीनुल हक साहब ने मना किया, PSP ने मना किया है, उधर से MQM का जो दूसरा देंगे उन्होंने मना किया है, तो बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कोई बात है जो छुपा रहे हैं या कुछ करने वाले हैं, ऐसा ऐलान इस ब्रेक के बाद जानते हैं। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार कराची की सियासत में होने क्या जा रहा है, और ये जो इजलास हो रहे हैं, धड़ाबंदियां हो रही हैं, ग्रुप बंदियां हो रही हैं, इसका नतीजा आखिरकार क्या निकलेगा। खुर्रम साहब, सेनेट के इलेक्शन को लेकर सामने रखते हुए, क्योंकि अभी डॉक्टर आसिम साहब का भी एक बयान है, सुनवाएंगे, उन्होंने दिया है क्या इस बारे में पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता ये MPs इधर उधर लीडरशिप टूट रही है, ये हो रहा है, ग्रुप्स बन रहे हैं, ये बड़ा एक मार्केट है। सुना है सेनेट के इंतखाबात से पहले पूरे एक मंडी, जिसको कहा जाता है, लफ्ज सही नहीं है लेकिन अपर हाउस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको नहीं लगता वल्नरेबल हो गए सारे MPs, पार्लियामेंटेरियंस, और अब क्या चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा? नहीं सर, ये तो पहले से ही थे ना। देखें, इन्होंने किया क्या शहर के लिए वोट लिया, शहर वालों के लिए वोट लिया, उर्दू बोलने वालों के लिए वोट लिया, इन्होंने तो उनके लिए कुछ नहीं किया ना। तो ये तो इन्होंने सौदा अपना पहले से कर चुके होंगे अभी तक। ये सब बिकेंगे 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ में, जिसकी जितनी बोली लगेगी, जो जितना अपना ज्यादा जमीन बेच सकेगा। अभी जो है बिल्कुल आप देखिएगा कि ऐसे रिजल्ट्स आएंगे कि हमारे जो इनके जो फारूक सत्तार हैं वो भी हैरान हो जाएंगे, यहाँ तक कि जो PSP वाले ख्वाब देख रहे हैं शायद उनके भी ख्वाब पूरे ना हो, क्योंकि ये सारे सताए हुए बैठे हुए हैं। और जो मुझे हालात लग रहे हैं वो अच्छे हालात नहीं लग रहे हैं। जो जितना ज़्यादा पैसा फेंकेगा सब बिकेंगे ये। और मेरे ख्याल से कोई सिस्टम भी कुछ ऐसा मुनासिब सिस्टम नहीं है, और सीक्रेट बैलेटिंग होती है जहाँ तक मुझे बताया गया है। तो क्या पता चलेगा कि पार्टी के साथ किसने अपनी कितनी वफादारी दिखाई है। लेकिन देखिए, बात असल में ये है कि इस सारे खेल के अंदर कम से कम सियासी जमातें जो एक्सपोज होकर सामने आ गई हैं। इस 4 साल के अरसे के अंदर आप देखें कि 2 सियासी जमातें सूबे सिंध के अंदर जो हैं वो तकरीबन एक्सपोज हो गई हैं। मैं आपको कहूँ कि ख़त्म हो गई आवाम के सामने, जिसमें एक MQM है और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के अंदर नाकाम हो गई, आवाम की खिदमत करने में तबाही मचा दी इन्होंने पूरे सूबे सिंध के अंदर। अपना शहर इन्होंने लड़काना नहीं छोड़ा, जिसमें अरबों रुपए की करप्शन का इनका केस वापस खुल गया है। और क्या अल्फाज जो हैं सीनियर जजेस के थे वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। उसके अलावा इसी तरह अगर कराची शहर की बात करें तो MQM वो जमातें जो एक्सपोज हो गई, लोग हैरान हो गए। उर्दू बोलने वाले आप यकीन करेंगे शर्मिंदा है, कहते हैं कि हम अपनी आंखों में अपने सामने शर्मिंदा हो गए, जो ना हमारी नज़रें नीचे झुक गई कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है। और जो इनके शौदा हैं उनके घर में फाके पड़े हुए हैं, भूखे पड़े हुए हैं, कुछ पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इनका कौन कहाँ पर है। बस हर शख्स ने अपना उल्लू सीधा किया। यहाँ पे जो जितना नोट बना सका उसने नोट बनाया। अभी आखिरी हिस्सा रह गया इनका, ये 4-5 महीने का। इसके अंदर भी दुकान लगाएंगे, ये अपनी सीटें बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, और फिर आप ये देखेंगे ये जा और वो जा, कोई लंदन में बैठा होगा, कोई कनाडा बैठा होगा, कोई कहाँ बैठा होगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात के लिए ये सारा जो अभी हो रहा है, MQM की धड़ेबंदी, अभी ये तो हो तो सीट के लिए रही है ना, तो अब ये सारे MPs इधर उधर सब देखिए, आप देखिएगा कि मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा वोट ले जाएगी, जो मुझे लग रहा है अनएक्सपेक्टेड जो है उनके, अनएक्सपेक्टेड भी नहीं कहेंगे, एक्सपेक्टेड। तो ये सुबह से क्या बता रहे हैं, आप खुद मेंबर हैं ना असेंबली के, आप बता रहे हैं ये सबसे ज्यादा यानी निकाल लेगी सीटें पीपल्स पार्टी यहाँ से। सर ऑफरें आना शुरू हो गई, आपको बता रहा हूँ 6 करोड़ 7-7 करोड़ तक की ऑफरें आना शुरू हो गई हैं। और अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर, जहाँ पे जो है सेनेटर्स जो हैं वो 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ में एक शख्स को खरीद रहे हैं। तो अल्लाह ही जाने कि सेनेट में जाके क्या करेंगे, कितने पैसा बनाएंगे। सूबाई असेंबली 12 वोट है, कितने पे एक सेनेटर आपका बन रहे हैं आपकी पार्टी से? मेरे ख्याल से कुछ, जहां तक मुझे अभी तक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अनाउंस नहीं की क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि 14 नंबर 14 का नंबर होगा, 14 से 15 के नंबर में एक सेफ सीट निकलेगी। इसमें 2-3 है, टेक्नोक्रेट्स की भी है, जनरल की भी है। तो अभी तक वो सामने फॉर्मूला आया नहीं है। लेकिन यह है कि हमने तो जो इस वक्त तक अभी तक फैसला किया वो यही किया है कि कोई एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए कि जिसका माशरे में नाम हो, जिसकी इज्जत हो, जिसने आवाम के लिए कोई काम किया हो। और हमारे अगर 3 वोट है तो हम चाहेंगे कि वो अपने 3 वोट उनके लिए डालें, और बाकी अपोजिशन पार्टी अगर हमें मिलकर सपोर्ट करती है तो ऐसे लोगों को सेनेट में लेके जाना जो आवाम के लिए काम करें, कुछ खिदमत उनकी हो। अच्छा, इस पर जो मुराद अली शाह साहब ने तो अफसोस का इजहार किया, डॉक्टर आसिम का बयान भी अगर हम हमारे पास तैयार है हम सुना दें।
जी, डॉक्टर आसिम का बयान सुना है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सेनेट के इंतखाबात की सामने रखकर उसको भी आप फोकस में रखें आज जो एमक्यूएम के साथ हो रहा है इसको देखते हुए, और ये बयान जरा सुने फिर समझे मामला। सियासी पार्टियां पैदा होती हैं बनने के लिए और टूटने के लिए, तो ये तो सियासी पार्टियों में चलता रहता है, इससे बड़ी टूट फूट क्या हो सकती। मेरा ख्याल है कि कई लोग आना चाहते हैं और आएंगे वो, और मेरा ख्याल है मिल रहे हैं वो, जो मेरी इत्तलात है। मेरा ख्याल है मिल रहे हैं, मेरा ख्याल है चंद लोग आएंगे। मोहसिन बेग साहब, क्या हो रहा है आखिरकार? ये एमक्यूएम के जो दो धड़े बनेंगे तो ये एमपीएस क्या एक सीट भी एमक्यूएम निकालेगी, दो निकालेगी, क्या होगा? किसको लग रहा है पीपल्स पार्टी फायदा उठाएगी? कौन उठाएगा इसका फायदा? क्या होगा इससे? सेनेट के इंतखाबात में फर्क क्या पड़ेगा? ये जमहूरियत का हुस्न है, जो जमहूरियत आपके मुल्क में राइज है उसका ये हुस्न है। ये 400 से 500 करोड़ रुपए का सेनेट में इलेक्शन में ये धंधा होगा पैसों का। लोग कुछ अपना ज़मीर बेचेंगे और जमहूरियत बहुत परवान चढ़ेगी, ये सिस्टम बहुत परवान चढ़ेगा। आपको देखिए कि शर्म आनी चाहिए जो इस धंधे में इन्वॉल्व हैं, और जिस ओपनली जिस तरीके से ये एमपीएस अपने आप को बेचते हैं। और आप देखें वजीर आजम, एक्स वजीर आजम जो थे, वो कहते हैं वोट का तकद्दस पामाल नहीं होना चाहिए। कौन सा वोट? आप आवाम से वोट लेके आते हैं और यहां पैसे लेके आप सेनेटर बनवाते हैं और ओपनली इसका धंधा करते हैं। तो यहां तो पैसों की गेम है जी। और लास्ट ये देखिए, जैसे ही सेनेट के इलेक्शन होंगे, असेंबलीज खत्म हो जाएंगी, सबको पता है ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है एमपीएस के लिए। वो चाहेंगे जितना भी पैसा उनको ऑफर हो, अच्छा मौसम साहब, ये जो आपका तजवीज़ है, जो भी हो, आई एग्री विद यू 100%। मैं इस पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी साथ है, तो उनसे भी मौक़िफ़ जान लेते हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर सूबाई। नासिर साहब, ये जो एमक्यूएम के साथ हो रहा है इस पे अफसोस का इजहार किया मुराद अली शाह साहब ने, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि ये जो एमपीएस हैं ये कितनी देर तक ये जमे रहेंगे जमात के साथ? क्या वोट्स इधर उधर होंगे सेनेट में? क्या फर्क पड़ेगा? नासिर साहब, पीपल्स पार्टी से मुलाकातें हो रही हैं कुछ एमपीएस की क्या? ये कल जो एपिसोड हुआ है और उसके बाद ये फारूक भाई जिस तरह काफी अरसे से बैकी बातें करते हैं, वैसे ही उन्होंने इल्जाम लगा दिया। मेरे लिए तो बड़े सीनियर हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूं उनका, लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी ने कोई बाजार लगा दिया है और वो कोई इस तरह की चीजें कर रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है और कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है कि कोई बात हो। लेकिन कल जो बात है वो तो आपको पता है, 20 अगस्त। सर ऐसी कोई बात नहीं नासिर सर, आई एग्री विद यू, लेकिन यहाँ पर खुर्रम शेख जमान साहब भी बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं 5-5.5 करोड़ रुपए की फिगर चल रही है, उसमें एमपी खरीदे जा रहे हैं और ये खुद एमपी है तो बता रहे हैं। तो क्या ऑफरें आपकी तरफ से आ रही हैं, आपकी पार्टी क़यादत की तरफ से आ रही है? क्या हो रहा है? ऑफिशियली हो रहा है? क्या हो रहा है सर? देखिए खुर्रम मेरा भाई है, छोटा भाई है, वो पता नहीं कहाँ की इतनी बड़ी फिगर ला रहा है, और अगर ऐसी फिगरें लाएगा तो बहुत सौ के जी जो है वो ललचाएंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे जो नंबर गेम्स हैं वो सब सामने हैं और एमक्यूएम टूट फूट का शिकार है बुरी तरीके से। अब तो देखें कुछ पीएसपी में कुछ लोग उनके बाहर हैं, अब तो वाज़ेह 2 धड़े सामने आ गए हैं और ऐसा कोई सीन नहीं है कि जिसमें हो कि जी कोई ऐसी हो। मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे जो एमपीएस हैं वो कोई बिकाऊ माल नहीं है। सही है, ये आप बड़ा अच्छा समझते हैं, लेकिन खुर्रम साहब आप ऐसा क्यों नहीं समझते? और ये कहां से आप फिगर लेके आ गए 5 करोड़ रुपए की? आपने बोला ऑन एयर, तो आप इसको बताएं क्या किया है आपने? ये आपको किसने दी थी ऑफर 5 करोड़ रुपए की? बाहर के मुल्क से फोन आया था? किधर से आया था? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब इससे पहले सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे तो आपको याद हो कि उस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरनों पे थी और हमारा एहतजाज चल रहा था, हमने असेंबली से बाइकआउट भी किया हुआ था। उन दिनों की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उस वक्त जो है मुझे खुद 7 करोड़ रुपए की ऑफर आई थी कि आप आ जाएं असेंबली में। वो छोड़े उसको, कहाँ से आई थी? पीपल्स पार्टी से आई थी। मैं मुनासिब नहीं कहना, छोड़े इन सब चीज़ों को। तो नहीं, पीपल्स पार्टी से नहीं आई थी, उनकी तरफ से नहीं आई थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस वक्त चल रहे हैं हालात, और ये जितने भी एमपी इस वक्त पाकिस्तान सूबे सिंध के हैं वो आपको बताएंगे कि देखें इस तरह ऑफर्स आ रही हैं। अच्छा देखिए, इसका पता कैसे चलेगा? बड़ा आसान है मालूम होना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कितनी सीट्स हैं या फंक्शनल के पास कितनी सीट है या एमक्यूएम के पास कितनी? हमारे तो खाली 3 ही वोट हैं। अगर किसी भी पार्टी ने
अपनी मौजूदा सीट से ज्यादा, अगर उन्होंने अपने हिस्से से ज्यादा अगर उनके सेनेटर्स बन गए तो वाज़ेह हो जाएगा कि उन्होंने पैसे खिलाए। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफिकल्ट साइंस नहीं है, लेकिन ये रिवाज खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही। और हमारे एमपीएस को भी थोड़ी सी मेरे ख्याल से कुछ शर्म करनी चाहिए कि अपने मुल्क को इस तरीके से ना बेचा जाए। सेनेटर जब बनकर जाता है उसे मुल्क की खिदमत करनी होती है, कोई ऐसी लेजिस्लेशंस करनी होती है। जब ऐसा बिकाऊ माल जाएगा सेनेट के अंदर तो आपके मुल्क के लिए क्या जाके लेजिस्लेशन आप भी अगर लास्ट, क्योंकि आप जो बात कर रहे थे बड़ी अहम थी, 400-500 करोड़ की फिगर आपने तो दी थी, तो ये क्या ये एमक्यूएम का जो हो रहा है इसका लिंक भी इससे इस ताल्लुक है? अभी नासिर साहब ने डिनाई किया ऑफिशियली इसको। देखिए, ये तो हो नहीं सकता कि एमपीएस चाहे वो सिंध के हों, बलूचिस्तान के हों या केपी के या पंजाब के, वो पैसे लेके वोट ना दें। बहुत कम लोग हैं जो अपनी पार्टी लाइन को फॉलो करते हैं, जिनको ये एहसास होता है कि हमने पार्टी लाइन को फॉलो करना है और पार्टी कैंडिडेट को वोट देना है। मेजॉरिटी, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, वो पैसे लेके ही धंधा करते हैं। और ये तो क्योंकि सेनेट का ये इलेक्शन इस वक्त आ रहा है जब नेशनल इलेक्शन की तरफ सारी गवर्नमेंट जाएगी और सारी पॉलिटिकल सीन बदल जाएगा, तो ये जो एमक्यूएम क्योंकि टूट फूट का शिकार है, बड़े वनरेबल हैं, उनको भी समझ आए कि ऊपर से वो जो इनके मेन कायद थे इल्ताफ हुसैन साहब, वो तो है नहीं। तो फारूक सत्तार साहब तो मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत वीक आदमी है, वो इस तरह की कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने भी कामरान तसूरी को टिकट देने का वादा किया तो क्या उसको मुफ्त में टिकट दे रहे हैं? ये कोई बेनिफिट नहीं ले रहे। और उस कामरान तसूरी साहब का अगर आप माजी चेक कर लें तो आप